स्वागत है आप सभी का यौगिक लाइफ में। आज तक हमारी बात हुई 4 तरह के पोजेस होती है, वो मैंने आपको सिखा दी है। अब उसके बाद में मैंने आप लोगों को कपालभाति भी सिखा दिया है। आज बारी है प्राणायाम शुरू करने की, क्योंकि अगर आप योगा प्रैक्टिसिंग में होते हैं तो सबसे पहले मतलब 1 आवर अगर योगा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। आपको सबसे पहले या तो वार्म अप एक्सरसाइज करना है या फिर सूर्य नमस्कार करना है। उसके बाद में आपको सुबाइन पोजेस करना है, लाइन डाउन पोजेस में आना है। उसके बाद में प्रोन पोजेस होती है, उसके बाद में सिटिंग पोजेस होती है, फिर स्टैंडिंग पोजेस होती है, उसके बाद में कपालभाति होता है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे चुकी हूँ, उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है प्राणायाम शुरू करने की। बेसिक प्राणायाम से शुरू करेंगे। जनरली सभी योगा प्रैक्टिशनर इसी प्राणायाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राणायाम का मतलब क्या होता है। प्राणायाम ये जो वर्ड है, ये प्राण प्लस आयाम, ये 2 वर्ड्स को मिलकर के बनाया गया है। प्राण मतलब जो सांस को आप अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जीते हैं, और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करके जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राणायाम। मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसे मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। अगर हठ प्रदीपिका का श्लोक हम देखेंगे तो सूर्य भेदन उज्जाई सितकारी शीतलीस्तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी त्याष्ट कुंभकाः। मतलब 8 तरह के प्राणायाम हैं, जिनका अलग अलग नाम है। वैसे तो नाम गिनाऊं तो सूर्य भेदन, उज्जाई, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये वे 8 प्राणायाम हैं। वैसे इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि इस सब के बारे में हमें जानकारी लेनी है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। आज हम जो जानकारी लेने जा रहे हैं वो बेसिक प्राणायाम अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम आपने वैसे तो सुना ही होगा, जनरली सभी करते हैं और बहुत ही पॉपुलर तरह का प्राणायाम है। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इस शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अनुलोम विलोम के बारे में सुना नहीं है। तो सभी जानते हैं, सभी को पता भी है, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे सिखाऊंगी, क्योंकि अपनी तो डील फिक्स है कि आज तक जिनको योगा के बारे में पता नहीं है उन सभी को जानकारी देना है, तो आप बिगिनर्स को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के नाम से या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। आपको सबसे पहले करना ये है कि ध्यानात्मक आसन लेना है। जैसे कि आप शायद देख पा रहे हैं, ये अर्ध पद्मासन मैंने लेके रखा है। अर्ध पद्मासन जनरली मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। मैं जब भी कोई मेडिटेशन का पाठ करती हूँ तो मैं अर्ध पद्मासन करना ही प्रेफर करती हूँ, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। लेकिन आपको जो भी आसन कंफर्टेबल है आप उसमें बैठ जाइएगा। तो हो सकता है आप पद्मासन में बैठ जाए, हो सकता है आप वज्रासन में बैठ जाए, हो सकता है आप स्वस्तिक आसन में बैठ जाए, कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप सिंपली पालथी मार करके बैठ जाइएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ। आपको ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। स्पाइनल कॉर्ड को कुछ इस तरह से टाइट करना है। हो गया। अब आते हैं प्रणव मुद्रा की तरफ। राइट हैंड उठाएंगे, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे। आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ओपन है, साथ ही साथ में आपका थंब भी ओपन है। अब इसको इस तरह से राइट नॉस्ट्रिल पे आपका थंब आएगा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे आपकी ये 2 फिंगर्स आएंगे। बीच वाले जो 2 फिंगर्स है जो हमने फोल्ड कर रखे हैं, उसको जो आइडियली आपको फोटो पे रखना होता है। तो ये हो गई आपकी प्रणव मुद्रा। अब कुछ थियोरीज के अकॉर्डिंग अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग या फिर कोई और थियोरी फॉलो करते हैं तो आपको ये 2 फिंगर्स को यहाँ पे आज्ञा चक्र पे रखना होता है या आज्ञा चक्र के स्थान पे रखना होता है। वो भी गलत नहीं है,
गलत कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जो सिखा रही हूँ, मैंने पहले ही बोला कि जो बेसिक ज्ञान योगा में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं सिखा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हो गया। अब इस तरह से ये हाथ रखना है। कोहनी की पोजीशन ऐसे 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 करके नहीं रखनी है, इसको अपनी बॉडी से टच कर देना है। अगर आप कोहनी को बॉडी से टच करते हैं तो ये आपको कंफर्टेबल फील कराता है। मतलब 5 मिनट की जगह आप 25 मिनट 30 मिनट भी प्राणायाम करते हैं तो ये आपको रिलैक्स फील करवाता है। अब लेफ्ट हैंड का क्या करेंगे जी? तो लेफ्ट हैंड को सिंपली आपको लेफ्ट नी पे इस तरह से रेस्ट कर देना है। ओके, तो ये हो गई बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन। हमेशा प्राणायाम शुरू करते वक्त लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल पे ही खत्म करेंगे। ये रूल होता है योगा का। हमेशा कोई भी प्राणायाम शुरू करो आप तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करना होता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप इनहेल करेंगे, आप एक्सेल करेंगे। इनहेल जितने टाइम में करेंगे उसके डबल टाइम में आपको एक्सेल करना होता है। ये ज़रूरी है, मैं आपको करके बताती हूँ। इनहेल 1 2 3, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल 1 2 3 4 5 6। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे 1 2 3, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 राउंड। हमेशा छोटे नंबर से शुरू कीजिए। पहले से तो हमें आदत होती नहीं है कि करना कैसे है, तो 3 से शुरू करेंगे। आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप 2 से शुरू करेंगे, आराम से जाएंगे। प्राणायाम का एक और रूल है कि जब भी नंबर बढ़ेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। संस्कृत में इसको बोलते हैं शनैः शनैः, मतलब धीरे धीरे। कोई भी प्राणायाम जल्दबाजी में नहीं करना है, बस आज 3 में किया, कल 6 में किया, परसों 10 में किया, ऐसा नहीं होता है। जब भी प्रैक्टिस करें 15 डेज के लिए प्रैक्टिस करें, उसके बाद में एक नंबर बढ़ाएं, क्योंकि एक नंबर इनहेल में बढ़ेगा तो 2 नंबर एक्सेल में बढ़ेंगे। ये सोच करके कभी भी ग्रो करना है। प्राणायाम करना कैसे है? जिनको राउंड्स में कंफर्टेबल है वो 5 राउंड्स से चालू करेंगे। 5 राउंड्स हो गए, स्टॉप करना है, नॉर्मल ब्रीथिंग करना है, फिर अगेन 5 राउंड्स पे जाना है। जिनको कंफर्टेबल है, जिनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइमिंग के हिसाब से करेंगे। मतलब आज के लिए 5 मिनट किया, फिर हफ्ते भर तक 5 मिनट के लिए किया, अगले हफ्ते इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा 5.5 मिनट, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है तो आप 6 मिनट तक जाएंगे। उसके बाद में अगले हफ्ते और ड्यूरेशन बढ़ेगा। जब तक आपका मन लगता है तब तक प्राणायाम करना है, खींच के कुछ नहीं करना है। प्राणायाम के लिए इतनी सारी कंडीशंस और ये सब मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि योगासन अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। योगासन में जो दुष्परिणाम होते हैं वो इतनी जल्दी देखने में नहीं मिलते, लेकिन प्राणायाम अपने आप में बहुत पावरफुल प्रोसीजर है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि प्राणायाम आपको धीरे धीरे बढ़ाना है और धीरे धीरे ही करना है। प्राणायाम अगर आप मेरी बातें समझ नहीं रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपके नज़दीक के योगा सेंटर में जाना है, अपने योगा टीचर से मिलना है और उनसे करेक्ट टेक्निक सीख लेना है और उसी के बाद में आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गई अनुलोम विलोम प्राणायाम होता क्या है, उसको करते कैसे है, उसका ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, इसकी बात। अब इसके डोंट्स क्या है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद में प्राणायाम नहीं करेंगे। आपको अगर कोई बीमारी है, सर्दी खांसी है, बुखार है, जुकाम है, कोई भी बीमारी है तो आप प्राणायाम नहीं करेंगे। कोई भी छोटी मोटी बीमारी के चलते प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम की शुरुआत जहाँ तक हो सके वसंत ऋतु या फिर शरद ऋतु में करनी चाहिए।
शरद ऋतु मतलब ऑटम सीजन होता है जो अभी ही गया, नवरात्रि के पीरियड में मेरा उससे भी रिलेटेड एक वीडियो है कि आपको कौन सी यौगिक प्रक्रियाएं शुरू करनी चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। डेली रूटीन फॉर ऑटम करके मेरा वीडियो है। अब चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से होने वाले फायदों के बारे में। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से कमाल के फायदे होते हैं, मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा। आज तक अगर योगा के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप जानते होंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसकी वजह यह है, इसके नाम में ही इसकी वजह है, इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को ये शुद्ध करता है, मतलब उनमें जो गंदगी जमा हुई है उसको साफ करने का काम करता है, इसीलिए इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितने सारे फायदे होते हैं। फिर भी आप लोगों को फायदे बताने का काम है, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए इसका क्या फायदा होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए लंग्स की पूरी कैपेसिटी काम में आ जाती है, लंग्स काफ़ी सारे अच्छी तरह से काम में आ जाते हैं। हमारे अल्वेओलाई को काम मिल जाता है। ज़्यादा देर ब्रीथ को होल्ड करने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अब्सॉर्ब होता है। अब जानते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए क्या फ़ायदा होता है। हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उन पर मसाज होने की वजह से उनको उनके ऊपर प्रेशर बनने की वजह से उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली इंसान की एसिडिटी कम हो जाती है, भूख अच्छे से बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी जो बीमारियां हैं वो कम हो जाती है। अब जानते हैं हमारे ग्लैंड्स के लिए क्या फ़ायदा होता है। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे थायराइड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, तो इन सब पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इन पर इनसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो अच्छी मात्रा में सिक्रेट होना शुरू हो जाता है और उनका बॉडी के सारे ही मेटाबॉलिज्म में अच्छे से काम होता है। इसी के साथ साथ में हमारा जो हेयर फॉल जैसी बीमारियां है, एनीमिया है, ये सारी बीमारियां कम होने में फ़ायदा होता है। हमारा बीपी कंट्रोल में रहने में फ़ायदा होता है। आपकी जो उम्र है वो कम हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ऑल अबाउट अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड